28 जुलाई के इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है हरिकेन हैना हिट्स टेक्सास, सेकंड इज उन्नत भारत अभियान, थर्ड इज स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, फोर्थ इज द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये एक रिपोर्ट है। व्हाट इज स्पाईवेयर स्टॉकवेयर गेनिंग ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पैंडमिक। Hurricane Hanna hits Texas. This is covered under GS paper 1 in the sections important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. हरिकेन हैना ने रिसेंटली लैंडफॉल किया है टेक्सास के पास, एक यूएस की सिटी है। वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत हैवी रेनफॉल्स होंगी जो भी पोर्शन है सदर्न टेक्सास के और जो नॉर्थ ईस्टर्न मैक्सिको है वहाँ कर। हरिकेन्स क्या होते हैं? हरिकेन लार्ज स्वर्लिंग स्टॉर्म्स होते हैं, बेसिकली तूफान होता है, ठीक है ना, जिसकी जो विंड्स होती हैं आप साइक्लोन बोलते हो इंडिया के अंदर, उसी चीज़ को हम लोग जो अमेरिकन रीजन होते हैं, मैं अगर आपको मैप दिखा दूँ यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इन स्टॉर्म्स के अंदर क्या होता है। अगर आप बोलते हो यहाँ पर पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन हो गया या पैसिफिक ओशन हो गया, यहाँ पर उसे हरिकेन का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की, इंडियन ओशन के रीजन की, साइक्लोन बोलते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस ऑस्ट्रेलिया के पास का जो रीजन हो गया, यहाँ पर साउथ चाइना सी के पास हो गया, यहाँ पर इसको टाइफून का नाम दिया जाता है। इट्स द सेम थिंग, लेकिन लोकेशन के बेस के ऊपर इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो ये लार्ज स्वर्लिंग स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर विंड की जो स्पीड्स होती है वो 119 किलोमीटर पर आवर होती है या फिर उसके हायर भी हो सकती है। ये स्पीड आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये डिफरेंशिएट करनी आ सकती है। माइल्स में भी आपको मालूम होना चाहिए 74 माइल्स पर आवर होती है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के अंदर कन्फ्यूज़ करने के लिए कोई पॉइंट एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। फिर ये वार्म ओशन वाटर्स के ऊपर ही फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। हरिकेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले ये देख लो, आप डायग्राम देख लो। ये आपको हरिकेन दिखाई दे रहा है, इसकी मूवमेंट इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको, ऑलराइट, विंड की मूवमेंट। इसके सेंटर में होती है इसकी आई, ठीक है, और फिर इसके साइड में जो बंडर फॉर्मेशन हो रही है तो उसको आई वॉल बोलते हैं। एंड उसके अलावा जो साइड में जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो चीज़ फॉर्म हो रही होती है उसको बोलते हैं रेन बैंड्स। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। आई जो होता है वो एक होल होता है स्टॉर्म के सेंटर के अंदर, ठीक है ना। इस एरिया के अंदर जो विंड्स होती है ना बहुत लाइट मूवमेंट में होती होंगी, और स्काइज जो होते हैं वो बहुत पार्शली क्लाउडी होते हैं, समटाइम्स बहुत क्लियर भी होता है। तो बेसिकली एक साइक्लोन की, एक हरिकेन की जो आई का जो रीजन होता है वो सेफेस्ट रीजन माना जाता है। फिर हम बात करते हैं आई वॉल का। ये होता है रिंग ऑफ थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है ना। ये जो स्टॉर्म्स होते हैं ना ये उस आई के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, स्वर्ल कर रहे होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर जो विंड्स होती हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और जो रेन भी होती है सबसे हैवीएस्ट होती है। देन वी हैव रेन बैंड्स। ये एक बैंड होता है क्लाउड्स का और रेन का, ठीक है ना, जो हरिकेन की आई वॉल के साइड में मूवमेंट कर रहा होता है। ये जो बैंड होते हैं 100 ऑफ माइल्स तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं, और इसी के अंदर इसमें बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टॉर्नेडोज भी हो रहे होते हैं। एक स्टॉर्म जो होता है वो हरिकेन कब बन जाता है? एक हरिकेन स्टार्ट आउट होता है एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है। ये एक एरिया होता है वार्म ओशन वाटर्स के ऊपर जहाँ पर रेन क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो जाते होंगे। एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होती है, वो ग्रो करती है एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन के अंदर, ठीक है ना। अब ये जो एरिया होता है ये जो रोटेटिंग थंडरस्टॉर्म्स का होता है उसमें विंड्स जो होती है ना 62 किलोमीटर पर आवर तक की और लेस की होती है, वहाँ पर एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन फॉर्म होता है। एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर विंड की जो स्पीड होती है वो 63 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है, यानी कि 39 माइल्स पर आवर तक। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है उसके बाद फर्दर हरिकेन बन जाता है अगर विंड की जो स्पीड है वो 119 किलोमीटर पर आवर यानी कि 74 माइल्स पर आवर पहुंच जाती है। तो किस तरीके से एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनता है और फिर एक हरिकेन बनता है, ये कंडीशंस आपको विद स्पीड पता होनी चाहिए। हरिकेन फॉर्म कैसे होते हैं? पहली बात तो वार्म ओशन करंट की रिक्वायरमेंट होती है कि ये एनर्जी देते हैं एक स्टॉर्म को, ठीक है ना, कि वो हरिकेन में बन जाएगा। एक स्टॉर्म हरिकेन में कन्वर्ट कैसे होगा? यूजुअली सरफेस वाटर का टेम्परेचर होता है ना ये 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर हायर होना चाहिए एक हरिकेन को फॉर्म करने के लिए, उसकी कंडीशंस होती हैं। विंड्स दैट डोंट चेंज मच इन स्पीड और डायरेक्शन, ऐसी हवा जो स्पीड और डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रही होती है, जब वो ऊपर जाती है स्काई की तरफ तो वो हरिकेन को फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। विंड्स दैट कैन चेंज अ लॉट विद हाइट कैन रिप द स्टॉर्म्स अपार्ट। बेसिकली वो विंड्स जो अपनी डायरेक्शन और स्पीड चेंज करते रहेंगी तो वो स्टॉर्म्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल डन नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स हरिकेन्स इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इसकी नेमिंग करता है, और आप इंडियन ओशन की बात करें और इस रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो इसकी नेमिंग की बात करता है। इसमें 13 कंट्रीज़ की लिस्ट है, ठीक है, और हर एक कंट्री को 13 के नेम दिए जाते हैं साइक्लिक प्रोपोर्शन के ऊपर अल्फ़ाबेटिकली। पहले ये 8 हुआ करता था, 8 का 64 था, इसमें रिसेंटली कंट्रीज़ ऐड किए गए थे, अभी 13 कंट्रीज़ हैं। 13 कंट्रीज़ को 13 नेम देते हैं यानी कि 169 नेम्स की लिस्ट निकाली जाती है।
वाई मोर साइक्लोन्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में इंडिया के क्या फॉल करता है, बे ऑफ बंगाल फॉल करता है, ठीक है। पहली बात तो वाटर का टेम्परेचर रिमेन ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो वाटर आ रहा होता है बार बार, तो उसमें वाटर का जो मूवमेंट हो रही होती है कॉन्टिन्यूसली, जो कोल्ड वाटर की मूवमेंट हो रही होती है ना, वो चेंज हो रही होती है। सेकंड चीज़, वहाँ पर जो टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होता है, सरफेस टेम्परेचर जो है बे ऑफ बंगाल के रीजन का, ओशन का, वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। इसके कारण क्या होता है कि साइक्लोन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पूरा का पूरा मेंस क्वेश्चन बन के आ चुका है पास्ट के अंदर एग्जैक्टली। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की अगर हम बात करते हैं, इसको लेटेंट एनर्जी भी बोलते हैं, इसको हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक एनर्जी रिलीज़ होती है फिर एब्जॉर्ब की जाती है एक बॉडी के द्वारा जब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर हो प्रोसेस होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, बेसिकली फेजेस चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी एक हिडन होती है एक फॉर्म के अंदर, इसको सप्लाई किया रहता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया रहता है चेंज ऑफ स्टेट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए किया रहता है, लेकिन उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो चेंज नहीं होता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा होता है। इस टर्म को पहली बार 1762 के अंदर एक ब्रिटिश के केमिस्ट थे जोसेफ ब्लैक, उन्होंने यूज़ किया था। और ये जो लैटिन वर्ड है लेत्रे, यानी कि मतलब टू लाई हिडन, हिडन हीट होती है ये, उसके लिए यूज़ किया गया है। कोरियोलिस फोर्स के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आपको उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैंने वीडियो ऐड कर दी है सेक्शन के अंदर। What is Coriolis force? Coriolis force refers to the tendency of the objects to maintain their motion when they move from one place to another. Let us now see how it works in case of Earth. The Earth rotates faster at the equator than at the poles. This is because the Earth is wider at the equator in comparison to the poles. A point on the equator travels faster than a point on the pole. Coriolis force in Northern Hemisphere. Let us pretend you're standing at equator and you want to throw a ball to your friend in North America. If you throw the ball in a straight line, it will appear to land in the right of your friend because your friend is rotating along with the earth at a slow speed. But the ball will maintain its speed of rotation as it shifts from equator towards your friend. Therefore, the ball will appear to have moved to the right side. Now, let's pretend you're standing at the North Pole. When you throw the ball to your friend, it will again appear to land to the right of him. But this time, it is because he is moving faster than you are and has moved ahead of the ball. This apparent deflection is the Coriolis effect. Thus, we can safely conclude that on account of Coriolis effect, all the fluids such as wind and the ocean currents move towards their right side in the northern hemisphere. Coriolis effect in southern hemisphere. Now say you're standing at equator and you want to throw a ball to your friend in South America. Throwing the ball in the straight line, it will appear to land to the left of your friend because your friend is rotating along with the earth at a slower speed and the ball maintains its speed of rotation as it shifts from equator towards your friend. This way, in the southern hemisphere, winds appear to bend to the left. When winds shift from equator towards poles, they will maintain their motion and thus will move ahead of the points on higher latitudes. And when winds move from poles towards equator, the winds from poles will rotate slowly and remain behind the poles on lower latitudes. Consequently, the winds deflect towards their left side. Thus, we can conclude that on account of Coriolis effect, all fluids such as winds and ocean currents move towards their left side in the southern hemisphere. Variation of Coriolis force on different points on Earth. Coriolis force is minimal at equator and thus there is minimum apparent deflection of fluids like winds and water. On the other hand, it is maximum at poles where there is maximum deflection. उन्नत भारत अभियान, this is covered under GS paper 2, issues related to education. कंटेक्स्ट क्या है, ट्राइफेड जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पार्टनरशिप की IIT दिल्ली के साथ उन्नत भारत अभियान के लिए, ठीक है। और ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है। इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है, IIT दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करने के बाद उन्नत भारत अभियान के अंदर स्पेशली वो जो ट्राइबल फॉरेस्ट के डेवलपर्स होते हैं वो एंगेज होंगे, जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में एंगेज होते हैं, उनको एक्सपोजर मिलेगा नई प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ का, प्रोडक्ट इनोवेशन के रिगार्डिंग उनको मेंटरशिप मिलेगी, उनको ट्रांसफॉर्मेशनल डिजिटल सिस्टम्स मिलेंगे, हैंड होल्डिंग मिलेगी। उन्नत भारत अभियान है क्या,
ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का, MHRD का। इसका एम है कि ये लिंक करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस के साथ। कोई एक इंस्टीट्यूशन होगा, उसको 5 विलेजेस के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, ताकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें और उस कम्युनिटी को डेवलप कर सकें अपने नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग। उन्नत भारत 2.0 अपग्रेड वर्जन है उन्नत भारत 1.0 का। तो उन्नत भारत 2.0 लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर, ठीक है। ये जो स्कीम है इसको एक्सटेंड किया गया है सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हावेवर जो उन्नत भारत 2.0 है, इसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। उन्नत भारत अभियान किसके रिलेटेड हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, व्हेन वाज इट स्टार्टेड 2.0 हमारा स्टार्ट हो 2018 के अंदर। यूनिक फीचर्स क्या हैं वो भी देख लिया, इम्प्लीमेंटिंग इंडस्ट्री क्या है वो भी देख लिया हम लोगों ने। नाउ वी हैव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। ये कवर की जाती है अंडर वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड द बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शंस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने अपना विजन और जो उनका क्लैरियन कॉल था, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक विजन बताया फार्मा सेक्टर के अंदर। उनकी एक स्कीम है जो बल्क ड्रग पार्क्स को प्रमोट करेगी। इस स्कीम का जो एनवाइसेज किया गया, यानी कि जो परिकल्पना की गई है कि वो 3 बल्क ड्रग पार्क्स क्रिएट करेंगे कंट्री के अंदर। जो ग्रांट दी जाएगी, यानी कि अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो सेंटर पे करेगा 90% कॉस्ट, 10% कॉस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जो हिली स्टेट्स हो गए हैं, हिली और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 90% है, बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पर 70% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। फंडिंग की अगर बात करें तो मैक्सिमम 1000 करोड़ तक की जो फंडिंग की जाएगी वो लिमिट है ऊपर की। इस स्कीम की रिक्वायरमेंट क्यों है? इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, और सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट होता है बहुत सारे बेसिक रॉ मटेरियल्स के लिए। स्पेशली अगर आप बात करते हैं APIs के लिए, हम लोगों ने न्यूज़ पहले भी कवर कर दी थी 16 जुलाई को, ठीक है। इसमें बल्क ड्रग्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक बल्क ड्रग्स होते हैं जिनका इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो 80 से 100% है, यानी कि वो ऐसी ड्रग्स हैं उनके अंदर हम लोग 80 से 100% तो पूरा का पूरा इम्पोर्ट ही करते हैं। हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। स्कीम में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे बल्क ड्रग्स के लिए कंट्री के अंदर, और जो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है, स्पेशली यहाँ पर चाइना को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी को अपने को रिड्यूस करेंगे। ये स्कीम हमको हेल्प करेगी कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड करने में, और जो भी अफोर्डेबल डिलीवरी होती है ना हेल्थ केयर की सिटीजन्स को, उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। की फीचर्स की बात करें तो हो गया है फंडिंग इज़ डन, टारगेट्स इज़ डन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, API फिक्स्ड डोज वर्सेस सिंगल डोज क्या होता है, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं मेडिसिन के अंदर, ये सारे के सारे हम लोगों ने 16 जुलाई के इनसाइट के ही न्यूज़ के अंदर कवर कर लिए थे। ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है। जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो आप प्ले कर रहे हो, इसी प्लेलिस्ट में आपको 16 जुलाई की वीडियो मिल जाएगी। उसमें ये API का ना डिटेल में था, वहाँ पर चाइना के साथ कंपैरिजन में दिखाया गया था कि हम लोगों को API की शॉर्टकमिंग्स क्यों हैं। इंडिया एक टाइम में API का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि चाइना ने एकदम से इस मार्केट को हमसे हथिया लिया था। ये पूरी की पूरी डिटेल में वहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। अंडर GS पेपर 3 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020, SOFI 2020। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है जिसको जॉइंटली प्रिपेयर किया है FAO ने, IFAD ने, यूनाइटेड नेशन के चिल्ड्रन फंड ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। इन सब ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया। इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ये प्रोग्रेस बताता है वर्ल्ड के अंदर हंगर को एंड करने के लिए क्या चल रही है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और इस पूरे के पूरे गोल को अचीव करने के लिए चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो जो 2020 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोगों को पॉवर्टी, ये हंगर को ख़त्म करने की रिगार्डिंग बात की गई है ना, उसी के अंदर है ये। कंटेस्ट की अगर बात करें, जो लेटेस्ट एडिशन था इसका, ये 13 जुलाई को रिलीज़ किया गया था। जो नया फीचर है SOFI 2020 का, उसमें है कि एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्दी डाइट्स का क्या कॉस्ट है, उसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये एक नया फीचर इसमें ऐड किया गया है। इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस जो लोग हैं इंडिया के अंदर, वो अबव इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अंदर है। जैसे कि 1.9 $US की जो रीच है परचेसिंग पावर पैरिटी की है पर पर्सन पर डे, दे कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट।
ठीक है, देखो सेंटेंस को दोबारा पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया अबव इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कैन नॉट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट, यानी कि इंटरनेशनल की पॉवर्टी लाइन की लिमिट क्या है? अगर आप $1.9 पर डे कमा रहे हो तो आप इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, लेकिन फिर भी वो एक हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट को परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये जो एनालिसिस है ये कंफर्म करता है इस फैक्ट को कि जो प्रॉब्लम है पुअर न्यूट्रिशन की इंडिया के अंदर, वो लार्जली इसलिए क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे गुड डाइट्स को, ना कि इसलिए क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या फिर हमारे पास लैक ऑफ न्यूट्रिशन और टेस्ट है या फिर हमारा कल्चरल प्रेफरेंस दूसरा है। बहुत बेसिक सी बात है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो those we officially count as poor in India with a cutoff that is lower than the international norm of rupees 1.9 per rupees नहीं $1.9 per day cannot afford a nutrient adequate diet, let alone a healthy diet। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हेल्दी डाइट तो दूर की बात है, सिर्फ न्यूट्रिएंट डाइट को भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत कम है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के मुकाबले। इंडिया में बहुत सारे लोग इससे ऑलरेडी आगे हैं। ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो एस्टिमेट करती है कि 18% साउथ एशियंस, यानी कि जो 586 मिलियन पीपल हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड सिंपल न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट, और 58% साउथ एशियंस ऐसे हैं जो एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डेटा है हमारा, फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स है? नंबर ऑफ़ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट हैव राइजन इन द लास्ट 3 months। पेंडेमिक के दौरान ऐसे लोग जो कि एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाते, ख़रीद नहीं सकते, खा नहीं सकते, उनका काउंट जो है इंडिया में पिछले 3 महीनों में बढ़ गया है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और जो इनकम थी वो कोलैप्स हो गई है, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर जो थे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, उन सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है, डेली वेजेस को बहुत भारी नुकसान हुआ है। नीड ऑफ द आवर क्या है? रीडिफाइन पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इंडियन पॉवर्टी लाइन जो है 2011-12 की, उसको डिफाइन किया गया है तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। अमाउंट है ₹33 पर डे अर्बन एरियाज़ के अंदर और ₹27 पर डे रूरल एरियाज़ के अंदर, एंड कॉरस्पॉन्ड करता है रफली $1 अ डे इंटरनेशनल PPP प्राइसेस को। ये पॉवर्टी लाइन जो इंडिया की डेफिनेशन है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। इवन आपको इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पॉवर्टी रिलेटेड टॉपिक्स जो कहीं पर भी आ जाएगा, आपको ये इस तरह की डेफिनेशन लिखने से पॉइंट मिल जाएंगे मेंस के अंदर। टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबिलिटी, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी, हमको ज़रूरत है कि हम लोग इंडिया में अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स को एड्रेस करें। 3 टाइप की डाइट्स को डिफाइन किया गया। एक होती है बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट, जिसके अंदर जो रिक्वायर्ड कैलोरी का इंटेक होता है ना, वो हम लोग दे सकते हैं चीपेस्ट स्टार्ची सीरियल अवेलेबल, यानी कि राइस हो गया, जैसे गेहूँ चावल हो गया, इन सब से ही हम लोग बेसिक कैलोरी इंटेक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेसिक एनर्जी डाइट। रिक्वायरमेंट होती है 2329 किलो कैलोरी एक हेल्दी यंग वुमेन के लिए 30 साल तक, उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेटअप किया गया। देन वी हैव न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट, ठीक है ना। एक वो डाइट होती है जहाँ पर रिक्वायर्ड कैलोरी नॉर्म्स जो होते हैं ना, उनको स्टेपुलेट किया गया कि 23 मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके डाइट में होने चाहिए। दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग ए न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट। इसके अंदर लीस्ट कॉस्ट आइटम्स होते हैं डिफरेंट फूड ग्रुप्स के। देन वी हैव हेल्दी डाइट, ठीक है ना। दिस इज़ वन जो कैलोरी नॉर्म्स को मीट करती है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट नॉर्म को भी, और हम अलाउ करते हैं कंजम्पशन ऑफ ए डाइवर्स डाइट फ्रॉम सेवरल फूड ग्रुप्स। बेसिकली जो बेसिक आपने नॉर्म्स बताते 23 मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वो प्लस उसके अंदर सेवरल फूड ग्रुप्स से हम लोग डिफरेंट टाइप का फूड कंज्यूम कर सकते हैं, इसको बोला गया है हेल्दी डाइट। तो तीनों डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। तीनों की कॉस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एनर्जी सफिशिएंट की कॉस्ट पड़ती है $1.9 पर डे, न्यूट्रिएंट एडिक्वेट की पड़ती है $2.12 पर डे, और हेल्दी की पड़ती है कि $4.07 पर डे। हेल्दी डाइट के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है 30 ग्राम सीरियल हो गया, 30 ग्राम पल्सेस, 50 ग्राम मीट चिकन या फिर फिश हो गया, 50 ग्राम एग्स, 100 ग्राम मिल्क, 100 ग्राम वेजिटेबल्स, फ्रूट हो गए, फिर 5 ग्राम ऑफ ऑयल हो गया एक दिन के अंदर। इन शॉर्ट एक बैलेंस और हेल्दी डाइट का होता है, वो किसी भी एक चीज़ के अंदर एक्सेसिव नहीं होती, एक बैलेंस डाइट होती है। इंडियन रिकमेंडेशन जो है हेल्दी डाइट का, उसके अंदर होता है कंजम्पशन ऑफ आइटम 6 ग्रुप से, यानी कि स्टार्ची स्टेपल्स लेने चाहिए, प्रोटीन रिच फूड जैसे लेग्यूम्स हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया और फैट हो गया। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। SOFI की रिपोर्ट रिलीज बाय इंटरनेशनल फूड एग्रीकल्चर ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या होता है, टाइप्स ऑफ डाइट मेंशन्ड अबाउ, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी डेफिनेशन इंडिया, ये सब पढ़ लिया है। मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में।
अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, तो एक ये फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्रेस करती है हंगर और फूड सिक्योरिटी को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक ये प्रोवाइड करती है फूड असिस्टेंस एवरेज 91.4 मिलियन लोगों को 83 कंट्रीज़ के अंदर हर साल। इसके हेडक्वार्टर रोम में है और मोर देन 80 कंट्रीज़ के अंदर इनके ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये लोगों की हेल्प करता है, उन लोगों की जो स्पेशली जो इनफ अमाउंट के अंदर फूड वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर सकते या फिर अपने लिए अरेंज नहीं कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 के अंदर, ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर रोम्स के अंदर है। इसके हेड है डेविड बेजली और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको फ्रेंच में बोलेंगे फॉन्ड्स इंटरनेशनल दे डेवलपमेंट एग्रीकोले, आई थिंक ऐसे ही बोलते होंगे, सॉरी मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा बोलना। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका काम है पॉवर्टी को एड्रेस करना और हंगर को रूरल एरियाज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ये 1977 में फॉर हुई थी। ये भी यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर भी रोम में ही है। इसके प्रेसिडेंट है गिलबर्ट होंगबो और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इतना आपको मालूम होना चाहिए। अंडर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ स्पाईवेयर, स्टॉकवेयर और इनको क्यों इतनी ट्रैक्शन मिल रहा है पेंडेमिक के दौरान। तो अभी रिसेंटली 51% इंक्रीमेंट देखा गया था स्पाईवेयर और स्टॉकवेयर के यूज़ के अंदर, जो लॉकडाउन पीरियड था मार्च से जून का। स्पाई और सॉफ्टवेयर ऐप्स क्या होती हैं? स्पाई और सॉफ्टवेयर वेब्स वो होती है जैसे वायरसेस हो सकते हैं, ये कोई मालवेयर होते हैं जो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देते हैं। वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जो वायरसेस और मालवेयर्स होते हैं ये डिटेक्ट किए जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा। स्पाईवेयर और स्टॉकवेयर ऐप्स जो होती हैं वो अपने आप को बहुत डिस्गाइज करती है, मतलब रूप बदल के दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत यूज़फुल ऐप है और आपकी जो स्टॉलन इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रल सर्वर्स को भेज रही होती है विदाउट नोइंग द यूज़र, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐप इंस्टॉल कैसे होती हैं? एक स्पाईवेयर की ऐप जो होती है डायरेक्टली या फिर इंस्टॉल की रिमोटली भी इंस्टॉल की जा सकती है, और एक जो स्टॉकवेयर जो ऐप होती है इसको इंस्टॉल किया जाता है कि जब किसी के पास फिजिकल एक्सेस होता है आपका डिजिटली कनेक्टेड डिवाइस के पास। तो इस ऐप से क्या क्या हो सकता है? स्पाईवेयर ऐप जो होती है आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है, जो कि आपका डिवाइस का पैटर्न का यूजेज है उसको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। इसको फ़ोटोज़, वीडियोज़ और आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है यूज़र की, उन सब के ऊपर एक एक्सेस मिल जाता है और फिर ये इसको सेंट्रल सर्वर पर पास ऑन कर देती है। स्टॉकरवेयर ऐप जो होती है ये एक सिमिलर टाइप की ऐप होती है स्पाईवेयर की जैसी। ये आपकी लोकेशन दे सकती है आपके डिवाइस की, जो एक मास्टर डिवाइस को जो कंट्रोल करता है एक स्टॉकरवेयर ऐप को। जो मोस्ट स्टॉकरवेयर ऐप्स होती हैं ये स्टेल्थ मोड में काम करती हैं, यानी कि आप इनको ट्रेस नहीं कर सकते ईजिली अगर आपकी कोई मेजर ऐप इसमें इंस्टॉल्ड है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद इस तरह की ऐप जो होती है अलाउ करती है मास्टर डिवाइस को कि मास्टर डिवाइस आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकती है, फ़ोन को इंटरसेप्ट कर सकती है, इवन आपके ईमेल्स को भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस को, और आपको जो कम्युनिकेशन होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको भी हैक कर सकती हैं। तो इस तरह की ऐप्स का इंक्रीमेंट क्यों देखा जाता है लॉकडाउन के अंदर? इंक्रीज यूजेज देखा जाता है इंटरनेट का ही पूरे वर्ल्ड के अंदर। हर एक जो इंसान जो लॉकडाउन के अंदर इंटरनेट का बहुत हैवी अमाउंट में यूज़ कर रहा था, इसके कारण बहुत इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी साइबर क्रिमिनल्स को। प्रीलिम्स लिंक के अंदर हम लोग को देखना है स्पाईवेयर क्या होता है, स्टॉकरवेयर क्या होता है, ट्रोजन, वायरस, वॉर्म्स और हॉक्स। ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस एक इन्फेक्ट करता है आपके होस्ट फाइल को कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, फिर इसको ट्रांसमिट करता है बाकी दूसरे यूजर्स को जब आप उस फाइल को सेंड आउट करते हो। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है वो स्प्रेड हो जाता है। वायरस का जो इफेक्ट्स होता है वो डिक्रीज़ होता है कंप्यूटर, जो वायरस का जो इफेक्ट होता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना, इवन कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के अंदर कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की, ये इन्फिल्ट्रेट करता है आपके कंप्यूटर के एक फाइल के थ्रू जो आप डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो। अनलाइक वायरस, जो ट्रोजन्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही रहते हैं, ये आपके कंप्यूटर को डैमेज करते हैं लेकिन ये स्प्रेड नहीं होते कंप्यूटर के ऊपर। ट्रोजन एक पीस ऑफ मालवेयर ही होता है जो कि एक ही जगह के अंदर रहता है, यानी कि रादर देन स्प्रेडिंग समवेयर। कंप्यूटर वॉर्म की अगर बात करती है, आपके कंप्यूटर को इन्फिल्ट्रेट करता है जब आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ईमेल के थ्रू। वॉर्म जब क्लोन फॉर्म करता है अपने आप को, ठीक है ना, यानी कि आपके कंप्यूटर के ऊपर जो डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होते हैं ना नेटवर्क के थ्रू, उनको अटैक करेगा फिर ये, यानी कि अपने क्लोन्स, अपने बहरूपी क्रिएट कर देता है। बहरूपी मतलब ये अपने आप को एक सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल का जैसा ही बना लेता है। वॉर्म आपके सिस्टम की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना, और स्प्रेड करता है कंप्यूटर्स के ऊपर उन लोगों तक जो इसके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। इन अ सेम वे इट इन्फिल्ट्रेटेड योर कंप्यूटर। जिस तरीके से इसने आपके कंप्यूटर को इन्फिल्ट्रेट किया था उसी तरीके से आपके कंप्यूटर के थ्रू आप जिसके साथ कम्युनिकेट करते हो उन सबके भी फाइल्स को इम्पैक्ट करता है।